नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। मेरा नाम है प्रदीप, आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी अप। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया था 4 नवंबर 2022 को हायर पेंशन को लेकर, उसके बारे में काफ़ी सारे लोगों के मन में ये सवाल है, डाउट है। काफ़ी सारे लोग सोच रहे हैं कि यार मैं 1 सितंबर 2014 से पहले जो है रिटायर हो गया था, तो क्या मैं इसके लिए अप्लाई कर सकता हूँ। कई लोगों के मन में ये भी सवाल है कि मैं 1 सितंबर 2014 को सर्विस में था या फिर अभी भी सर्विस में हूँ, या फिर जो है 1 सितंबर 2014 के बाद मैं रिटायर हो गया, तो क्या मैं हायर पेंशन के लिए अप्लाई कर सकता हूँ। तो आज की ये वीडियो देखने के बाद आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और आपको जो है एक कंप्लीट जानकारी मिलेगी। तो वीडियो पूरी देखना, अच्छी तरह से समझना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। चैनल पर नए हैं, आगे भी इस तरह की हेल्पफुल नॉलेज वीडियो पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हमारे टेलीग्राम चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। वहां पर आपको जो है सबसे पहले अपडेट प्रोवाइड कर देते हैं। तो चलिए, तो सबसे पहले तो मैं यहां पर क्लियर कर देता हूं कि देखिए, अगर आप ईपीएफओ के सदस्य बने हैं 1 सितंबर 2014 के बाद, यानी कि आपने कोई कंपनी ज्वाइन करी, आप ईपीएफओ के मेंबर बने हैं, आपका पीएफ अकाउंट क्रिएट हुआ है, फर्स्ट टाइम आप ईपीएस के मेंबर बने हैं 1/9/2014 के बाद, यानी कि 1 सितंबर 2014 के बाद, तो आप जो है हायर पेंशन के लिए एलिजिबल नहीं है। आप हायर पेंशन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। तो चलिए, अब मैं आपको लेकर चलता हूं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर और आपको जो है A to Z जानकारी आसान सिंपल भाषा में आपको समझा भी देता हूं और आपको दिखा भी देता हूं, जिससे कि आपके मन में कोई भी डाउट ना रहे। कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, कौन लोग अप्लाई नहीं कर सकते। तो यहां पर मैं आ गया हूं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर। तो यहां पर आपको जो है थोड़ा सा बेसिक क्लियर करूंगा पहले, उसके बाद जिससे कि आपको अच्छी तरह से समझ में आए। तो देखिए, ईपीएफओ जो है, जब आप कोई कंपनी ज्वाइन करते हैं तो आपकी सैलरी से बेसिक प्लस जो डीए रहता है उसका 12% आपकी सैलरी से कटता है, और जो 12% आपका कटता है आपकी सैलरी से, पूरा का पूरा जो है वो ईपीएफ में चला जाता है। बट कंपनी जो 12% देती है उसमें से, जो एम्प्लॉयर 12% देता है उसमें से 8.33 जो है ईपीएस यानी कि एम्प्लॉय पेंशन स्कीम में चला जाता है, यहां पर आ जाता है। बचा 3.67 वो ईपीएफ में चला जाता है, यानी कि यहां पर आ जाता है, यानी कि नियोक्ता शेयर में। तो आपके पीएफ अकाउंट में टोटल कितना जमा हुआ आपका मिलाकर, और जो है आपका जो कंपनी है उसका मिलाकर टोटल कितना हो गया 15.67%, और ईपीएस में कितना गया 8.33। तो यहां पर मैंने जो है यहां पर बता दिया है। देखिए, टोटल इन ईपीएफ कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय प्लस एम्प्लॉयर 12% तो हो गया एम्प्लॉय का, और जो है 3.67% हो गया एम्प्लॉयर का यानी कि कंपनी का। तो टोटल कितना जमा हुआ 15.67%। और ईपीएस में जो कंट्रीब्यूशन जाता है ना, वो ओनली जो है एम्प्लॉयर का जाता है। एम्प्लॉयर जो 12% देता है उसका 8.33। क्लियर। अब चलिए नीचे की तरफ आते हैं। अब यहां पर देखिए, यहां पर मैं आपको समझाना चाहूंगा जिससे कि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएं। 1 सितंबर 2014 से पहले ईपीएस 95 पेंशन स्कीम की जो पेंशनेबल जो सैलरी थी, बोल सकते हैं जो सीलिंग लिमिट थी, वो थी पहले 5,000 रुपए थी, और कुछ समय बाद उसको कर दिया था 6,500 रुपए। तो उसके हिसाब से यहां पर मैं आपको दिखाना भी चाहूंगा। तो उसके हिसाब से अगर 5,000 रुपए की सीलिंग लिमिट थी, उसके हिसाब से अगर 8.33 अगर कटेगा तो कितना हो जाएगा, कितना जमा होगा ईपीएस में, वो होगा 416 रुपए। और 6,500 के हिसाब से अगर जमा होता है तो यहां पर कितना होगा, वो हो जाएगा कितना, यहां पर 541 रुपए। ठीक है। तो पहले जो सीलिंग लिमिट थी 1 सितंबर 2014 से पहले, वो थी ईपीएस की जो पेंशनेबल सैलरी थी वो थी 5,000 और 6,500 रुपए। पहले 5,000 रुपए थी, उसके कुछ समय के बाद उसको कर दिया गया था 6,500 रुपए। तो उसमें जो है कितना जमा होता था, तो जमा होता था यहां पर 8.33। तो 5,000 के हिसाब से 416 रुपए, और जो है 6,500 के हिसाब से 541 रुपए। और यहां पर देखिए, सबसे मेन जो चीज है, मेन यहां पर जो है मेन फंडा शुरू होता है। अब यहां पर देखिए, मार्च 1996 में जो है एक प्रोविजन जो है ऐड किया गया, यानी कि एक प्रावधान ऐड किया गया ईपीएस 95 पेंशन स्कीम में। पारा ऐड किया गया 11(3) जो पारा था, इसके तहत जो है ये विकल्प दिया गया कर्मचारियों को, ये मौका दिया गया कि अगर आपकी जो एक्चुअल जो सैलरी है, चाहे आपकी 10,000 हो, चाहे 20,000 हो, या फिर 1 लाख रुपए हो,
उस पर अगर आप जो कंट्रीब्यूशन देना चाहते हो अपने ईपीएस अकाउंट में तो आप दे सकते हो, जिससे कि आगे चलकर जब आप रिटायर होंगे तो आपको जो है ज्यादा पेंशन मिलेगी और आपकी जो एक्चुअल सैलरी है उस पर जो है पेंशन जो है कैलकुलेट होगी। तो यहां पर प्रावधान ऐड किया गया और यहां पर पारा दिया गया 11(3). तो इसके तहत कर्मचारियों को जो है 6 महीने का मौका दिया गया कि अगर आप जो है आपकी जो एक्चुअल सैलरी है उस पर आप कंट्रीब्यूशन देना चाहते हो ईपीएस में तो आप दे सकते हो। बट इसके लिए जो है एक कंडीशन रखी गई कि आपको जो है 6 महीने जो है आपको दिए जाते हैं, तो 6 महीने में आपको जो है अप्लाई करना पड़ेगा और आपको जो है एक ज्वाइंट ऑप्शन फॉर्म जो है भरकर ईपीएफओ के पास जमा कराना पड़ेगा। ज्वाइंट ऑप्शन में आपकी कर्मचारी की सहमति होगी और जो एम्प्लॉयर है, जो नियोक्ता है, उसकी भी सहमति होगी। तो काफी सारे जो कर्मचारी थे वो अपनी एक्चुअल सैलरी पर जो है कंट्रीब्यूशन देना चाहते थे, तो उन्होंने जो है ज्वाइंट फॉर्म भरकर जो है ईपीएफओ में जमा करा दिया। उसके बाद उनका जो पेंशनेबल सैलरी थी ईपीएस की 5,000 और 6,500 रुपए, उस पर उनका कंट्रीब्यूशन ना कट के उनकी एक्चुअल सैलरी पर उनका जो है कंट्रीब्यूशन जो कटने लग गया और उनके ईपीएस में जमा होने लग गया। उसके बाद यहां तक तो बिल्कुल ठीक था। उसके बाद जो है सरकार ने 1 सितंबर 2014 को जो है बदलाव किया ईपीएस 95 पेंशन स्कीम में और जो है वहां पर ईपीएस 95 पेंशन की जो पेंशनेबल सैलरी थी उसको कर दिया गया 15,000 रुपए और कहा कि भाई अब आपकी चाहे कितनी भी वेज हो, कितना भी आपकी जो है एक्चुअल सैलरी हो, आपकी जो पेंशन की जो गणना होगी वो 15,000 रुपए के हिसाब से होगी और पेंशन में जो कंट्रीब्यूशन जाएगा वो भी 15,000 रुपए की जो है जो पेंशनेबल सैलरी है उसके हिसाब से जाएगा, यानी कि 15,000 का 8.33 हो गया 1,250 रुपए। तो यहां पर प्रावधान किया गया और यहां पर एक नियम और ये लागू किया गया कि अगर कोई कर्मचारी रिटायर होता है तो उसको मिनिमम पेंशन 1,000 रुपए मिलेगी। अगर 1,000 रुपए से कम अगर उसकी पेंशन बनती है तो हम उनको जो है मिनिमम 1,000 रुपए तो पेंशन देंगे। तो मिनिमम पेंशन 1,000 रुपए कर दी गई। अब जब यहां पर 1 सितंबर 2014 को जो ये बदलाव किया, पेंशनेबल सैलरी को 15,000 रुपए कर दिया, तो यहां पर जो पैरा 11(3) था उसको जो है हटा दिया गया, उसको रिमूव कर दिया गया। यानी कि यहां पर कर्मचारियों को ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं दिया जिससे कि वो अपनी एक्चुअल सैलरी पर जो है कंट्रीब्यूशन दे सके। बट यहां पर जो है एक पैरा ऐड किया गया 11(4) और यहां पर ये जो पैरा 11(4) जो ऐड किया गया ये उन कर्मचारियों के लिए ऐड किया गया जो पहले से जो है अपनी एक्चुअल सैलरी पर जो है कंट्रीब्यूशन दे रहे थे, एक्चुअल सैलरी पर अंशदान दे रहे थे। उनको जो है एक मौका दिया गया कि अगर आप आगे भी जो है अपनी एक्चुअल सैलरी पर जो है कंट्रीब्यूशन देना चाहते हो तो आप दे सकते हो, बट आपको जो है हम 6 महीने का समय दे रहे हैं। अगर 6 महीने तक अगर आप ज्वाइंट ऑप्शन दोबारा से आपको भरकर जमा कराना पड़ेगा, अपनी खुद की सहमति और आपका जो कंपनी है उसकी सहमति, यानी कि आपको ज्वाइंट ऑप्शन भरकर ईपीएफओ के पीएफ ऑफिस में जमा कराना पड़ेगा। अगर आप ज्वाइंट ऑप्शन सबमिट नहीं कराते हैं तो यह मान लिया जाएगा कि आप जो है हायर पेंशन का विकल्प आपके मन में नहीं है हायर पेंशन का विकल्प चुनने का, यानी कि आप जो है आपकी जो एक्चुअल सैलरी है उस पर आप जो है कंट्रीब्यूशन नहीं देना चाहते। इसको लेकर ईपीएफओ ने जो है सर्कुलर भी जारी किया था। यहां पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा, यहां पर जो है इंग्लिश और हिंदी यहां पर देख सकते हो 3 जुलाई 2014 को यहां पर आपको इसके बारे में जानकारी मिल जाएगी। नीचे की तरफ जब आएंगे तो यहां पर मैं आपको दिखा भी देता हूं। यहां पर देखिए ऑप्शन फॉर कंट्रीब्यूशन ऑन हायर सैलरी, ये इंग्लिश में है। इंग्लिश में अगर आप रीड करना चाहते हो तो यहां से आप रीड कर सकते हो, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अदरवाइज हमारे टेलीग्राम चैनल पर मैंने इसका लिंक, इसकी पीडीएफ जो है डाल दी है। और हिंदी में मैं आपको दिखा देता हूं, हिंदी में भी जो है यहां पर बताया था मिनिमम पेंशन जो है 1,000 रुपए कर दी थी, यहां पर देख सकते हो, ठीक है। और यहां पर नीचे की तरफ आएंगे तो यहां पर साफ साफ ईपीएफओ ने क्लियर किया था, देखिए ये रहा उच्च वेतन पर अंशदान का विकल्प। और यहां पर बताया है कि प्रस्तावित संशोधनों में यह प्रावधान है कि जहां नियोक्ता एवं कर्मचारियों ने 6,500 रुपए से अधिक वेतन पर अंशदान का विकल्प दिया है, ऐसे नियोक्ता एवं कर्मचारियों को 15,000 रुपए प्रति माह से अधिक वेतन पर अंशदान देने के लिए दोबारा से पुनः एक जो है विकल्प प्रस्तुत करना होगा, इस शर्त के साथ कि उस सदस्य को 15,000 रुपए से अधिक वेतन पर 1.16% की दर से सरकार के भाग के अंशदान का भुगतान भी अपने अंशदान के भाग से करे। इस नए विकल्प को 6 माह की अवधि के दौरान ही प्रस्तुत करना होगा। उन कर्मचारियों के संबंध में यह निश्चय पूर्वक जानना आवश्यक है जिन्हें वर्तमान में कर्मचारी पेंशन योजना में उच्च वेतन पर अंशदान करने की अनुमति मिली हुई है, जिससे कि वे दोबारा से पुनः
विकल्प प्राप्त किया जा सके। तद अनुसार अगर आप 6,500 रुपए से अधिक वेतन पर अंशदान करने वाले मामले में तुरंत फ्लैग करें तथा समय संबंधी तरीके से पुनः जो है विकल्प प्राप्त करें। वर्तमान विकल्प प्रस्तुत करने वालों को भी यह अवगत कराया जाए कि यदि पुनः विकल्प प्रस्तुत नहीं किया जाएगा, यानी कि दोबारा से जो है ज्वाइंट ऑप्शन जो है नहीं दिया जाएगा, तो यह मान लिया जाएगा कि कर्मचारी द्वारा उच्च वेतन सीमा से अधिक वेतन पर अंशदान का विकल्प प्रस्तुत नहीं किया गया है तथा यहां पर देखिए तथा उस सदस्य के संबंध में कर्मचारी पेंशन योजना खाते में सीमा से अधिक अंशदान को उस सदस्य के पीएफ अकाउंट में भविष्य निधि खाते में ब्याज सहित वापस कर दिया जाएगा। यानी कि जो कर्मचारी अगर 6 महीने तक जो है ज्वाइंट ऑप्शन भरकर सबमिट नहीं कराएंगे तो ये मान लिया जाएगा कि वो जो है हायर जो है उनकी जो एक्चुअल जो सैलरी है उस पर कंट्रीब्यूशन नहीं देना चाहते, तो उनका जो पेंशन में कंट्रीब्यूशन जमा हुआ था वो वापस जो उनके पीएफ अकाउंट में दे दिया जाएगा ब्याज के साथ। ठीक है। और यहां पर बताया है कि जैसे कि समय समय पर कर्मचारी भविष्य निधि योजना के अंतर्गत घोषित किया गया है, इसके अतिरिक्त प्रस्तावित संशोधन उच्च वेतन पर अंशदान के प्रावधान को समाप्त कर देंगे। इस प्रकार इस संबंध में किन्हीं विकल्पों की अनुमति नहीं दी जाएगी और आगे जो है कोई भी अनुमति नहीं दी जाएगी। और यहां पर बताया था कि अगर किसी सदस्य का अगर वो ईपीएफओ का मेंबर बनता है तो अगर उसकी 15,000 से ज्यादा की सैलरी है, वेतन है सदस्यता ग्रहण करते समय, तो वो जो है ईपीएस का सदस्य जो है नहीं बन सकता, फिर उसका कंट्रीब्यूशन उसके पीएफ अकाउंट में जाएगा। तो यहां पर जो है ईपीएफओ ने साफ साफ बताया था। क्लियर। तो चलिए वापस आते हैं यहीं पर। तो यहां पर 11(4) पारा जो है एक ऐड किया गया और यहां पर उन कर्मचारियों को एक और मौका दिया गया जो कि अपनी एक्चुअल सैलरी पर जो है अंशदान दे रहे थे, कंट्रीब्यूशन दे रहे थे, बट जो है उनको 6 महीने का टाइम दिया गया कि भाई 6 महीने तक आप जो ज्वाइंट ऑप्शन दोबारा से भरकर जो है जमा करा दीजिए। अगर दोबारा से जमा नहीं कराएंगे तो ये मान लिया जाएगा कि आप जो है हायर पेंशन का विकल्प नहीं चुनना चाहते, आपकी जो एक्चुअल सैलरी है उस पर कंट्रीब्यूशन आप देना नहीं चाहते। बट ईपीएफओ ने ये जो बात कही थी ये ज्यादा सर्कुलेट नहीं हो पाई और काफी सारे लोगों को तो इसके बारे में पता ही नहीं चला और यहीं से मामला शुरू हुआ था। मामला गया हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, तो काफी सारे कर्मचारियों को पता नहीं चला। काफी सारे लोगों ने जो है जो कट ऑफ डेट जो ईपीएफओ ने रखी थी, लास्ट डेट रखी थी, उसके बाद जमा कराया तो ईपीएफओ ने उनका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दिया और काफी सारे लोग जो है समझ ही नहीं पाए कि ईपीएफओ ने क्या बदलाव कर दिया। तो उसके बाद जो है मामला हाई कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट में गया। उसके बाद जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया 4 नवंबर 2022 को। तो ये है मामला पूरा का पूरा। तो यहां पर मैंने आपको क्लियर समझा दिया। ठीक है। अब बात करते हैं कौन इसके लिए एलिजिबल है, कौन इसके लिए एलिजिबल नहीं है। सिंपल भाषा में देखिए, यहां तो मैंने आपको जो है बेसिक सा बताया कि फंडा क्या है, एक्चुअल मामला कहां से शुरू हुआ। ठीक है। अब यहां पर बात करते हैं कि इसके लिए एक्चुअल में एलिजिबल कौन है। तो ईपीएफओ ने एक सर्कुलर निकाला था 29 दिसंबर 2022 को, जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 4 नवंबर 2022 को डिसीजन दिया था और वहां पर ईपीएफओ को कहा कि आप जल्द से जल्द जो है सर्कुलर निकालिए और उनको जो है जो कर्मचारी हायर पेंशन का विकल्प नहीं चुन पाए थे उनके लिए जो है एक लिंक प्रोवाइड कीजिए। उनको जो है 4 महीने का मौका दिया गया। तो फिर ईपीएफओ ने जो पहला जो सर्कुलर जारी किया वो किया 29 दिसंबर 2022 को उन कर्मचारियों के लिए जो 1 सितंबर 2014 से पहले रिटायर हो गए हैं। उसके बाद काफी सारे लोग कह रहे थे कि भाई उन कर्मचारियों का क्या जो 1 सितंबर 2014 को भी सर्विस में थे या फिर उसके बाद भी सर्विस में हैं या फिर 1 सितंबर 2014 के बाद रिटायर हो गए, वो कैसे अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए तो ईपीएफओ ने सर्कुलर जारी किया ही नहीं। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था उन कर्मचारियों के लिए, बट ईपीएफओ ने कोई सर्कुलर जारी नहीं किया। तो फिर बाद में जो है 20 फरवरी 2023 को ईपीएफओ ने जो है सर्कुलर जारी किया। तो पहले बात करते हैं जो 1 सितंबर 2014 से पहले रिटायर हो गए हैं वो कौन लोग जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं हायर पेंशन के लिए। उसके बाद जो है बात करेंगे 1 सितंबर 2014 को सर्विस में थे या फिर उसके बाद भी सर्विस में है या फिर 1 सितंबर 2014 के बाद जो है रिटायर हो गए हैं उनके लिए। तो यहां पर देखिए, यहां पर मैंने जो है यहां पर एक पीपीटी बना रखी है। तो जो कर्मचारी 1/9/2014 से पहले सेवानिवृत्त हुए हैं, यानी कि 1 सितंबर 2014 से पहले रिटायर हो गए हैं, कौन लोग हैं जो कि हायर पेंशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो पहला तो ये कि वो कर्मचारी जिन्होंने ईपीएस जो कि ईपीएस 95 के सदस्य होने के दौरान जो कि 1 सितंबर 2014 से पहले जो है ईपीएस 95 पेंशन स्कीम के सदस्य थे, बट उन्होंने जो है पैरा 11(3) के तहत संयुक्त विकल्प यानी कि ज्वाइंट ऑप्शन का प्रयोग किया था। यानी कि वो जो है ज्वाइंट ऑप्शन
अप्लाई किया था, भर के सबमिट कराया था ईपीएफओ में कि हम जो है अपनी एक्चुअल सैलरी पर जो है कंट्रीब्यूशन देना चाहते हैं, बट किसी भी कारण से चाहे जो है लास्ट डेट रखी थी ईपीएफओ ने, वो जो है ईपीएफओ ने कह दिया कि भाई लास्ट डेट अब खत्म हो गई है, हम आपका फॉर्म नहीं ले सकते, या फिर किसी भी कारण से कोई भी कारण हो उनका फॉर्म ईपीएफओ ने एक्सेप्ट नहीं किया, ईपीएफओ ने उनके विकल्प को जो है अपनाने से मना कर दिया, वो लोग जो है हायर पेंशन का विकल्प लेने के लिए अब अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्लियर हो गया होगा आपको कि 1 सितंबर 2014 से पहले जो रिटायर हुए हैं वो कर्मचारी, जो कि ईपीएस का 11(3) जो पैरा था, जो कि हमने पहले डिस्कस किया था, उसके तहत ज्वाइंट ऑप्शन का प्रयोग उन्होंने किया था, ईपीएफओ में सबमिट कराया था, बट ईपीएफओ ने किसी भी कारण से उनका फॉर्म जो है एक्सेप्ट नहीं किया, वो लोग जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा, जो कर्मचारी ज्वाइंट ऑप्शन का फॉर्म जो है उन्होंने जो है सबमिट नहीं किया, बट फिर भी वो लोग जो है अब जो कर्मचारी और नियोक्ता जो 5,000 और 6,000 रुपए की जो वेतन सीमा थी उससे अधिक वेतन पर जो है ईपीएस में योगदान दे रहे थे, वो भी जो है अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि 1 सितंबर 2014 से पहले जो लोग रिटायर हो गए हैं, जो पेंशनर्स हैं वो रिटायर हो गए हैं, बट उन्होंने पहले जो है ज्वाइंट ऑप्शन का जो है विकल्प नहीं चुना, बट वो लोग 5,000 रुपए या फिर 6,500 रुपए की जो वेतन सीमा थी उससे अधिक पर जो है अपनी एक्चुअल सैलरी पर जो है कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहे थे, वो लोग भी जो है हायर पेंशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको यहाँ पर साफ साफ यहाँ पर बता दिया पीपीटी के माध्यम से, वीडियो को रोक कर आप पढ़ भी सकते हो। क्लियर। अब बात करते हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया था उसके बाद जो ईपीएफओ ने दूसरा सर्कुलर जारी किया 20 फरवरी 2023 को उन कर्मचारियों के लिए जो 1 सितंबर 2014 को सर्विस में थे, ईपीएस के मेंबर थे, या फिर 1 सितंबर 2014 के बाद भी सर्विस में है, या फिर 1 सितंबर 2014 के बाद जो है रिटायर हो गए हैं, उनके लिए भी जो है ईपीएफओ ने एक सर्कुलर जारी किया। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने बता भी रखा है कि हालांकि ईपीएफओ सर्कुलर ने उन कर्मचारियों के लिए उच्च पेंशन विकल्प प्रदान नहीं किया जो 1/9/2014 से पहले ईपीएस का हिस्सा थे, लेकिन 2014 के बाद भी काम कर रहे हैं या फिर जो रिटायर हो गए, बट बाद में ईपीएफओ ने जो है सर्कुलर जारी कर दिया उन लोगों के लिए भी। तो वो सर्कुलर यहाँ पर निकाला ईपीएफओ ने 20 फरवरी 2023 को। अब यहाँ पर जो है ईपीएफओ ने कहा कि जो कर्मचारी 1 सितंबर 2014 को सेवा में रहे हो या उसके बाद जो है रिटायर हुए हैं, या फिर जो है 1/9/2014 के बाद भी जो है सदस्य बने हैं, अभी भी सर्विस में हैं, उन लोगों के लिए अब वो लोग कौन अप्लाई कर सकते हैं। पहला तो ये कि वो कर्मचारी ईपीएस 95 के सदस्य थे और ईपीएस का जो हटाया गया जो पैरा था 11(3) और 2014 के संशोधन के तहत प्रदान किया गया संयुक्त विकल्प का प्रयोग नहीं किया, लेकिन कर्मचारियों ने 5,000 रुपए या फिर 6,500 रुपए की वेतन सीमा से अधिक वेतन पर ईपीएस में योगदान दिया था, वो लोग जो है हायर पेंशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि वो कर्मचारी जो ईपीएस का जो पैरा था 11(3) जो कि बाद में उसको रिमूव कर दिया गया था, हटा दिया गया था, उसके तहत उसने ज्वाइंट ऑप्शन का विकल्प नहीं प्रयोग किया, बट 5,000 रुपए या फिर उससे जो 6,500 रुपए की जो वेतन सीमा थी उससे अधिक वेतन पर ईपीएस में योगदान दे रहे थे, कंट्रीब्यूशन दे रहे थे, वो लोग भी हायर पेंशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ वे कर्मचारी ने ईपीएस 95 के सदस्य होने के दौरान ईपीएस 95 का पैरा 11(3) के तहत संयुक्त विकल्प ज्वाइंट ऑप्शन का प्रयोग किया था, बट ईपीएफओ ने इस तरह के विकल्प को अपनाने से मना कर दिया। यानी कि जो 1 सितंबर 2014 को ईपीएस के सदस्य थे या उसके बाद अभी जो रिटायर हो गए या फिर जो है अभी सर्विस में है, तो वो लोग जो कि ईपीएस का जो पैरा था 11(3) जो कि ईपीएफओ ने 6 महीने का वक्त दिया था, तो उन्होंने जो है ज्वाइंट ऑप्शन का विकल्प तो चुना था, बट किसी भी कारण से ईपीएफओ ने उनका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया, एक्सेप्ट नहीं किया, वो लोग भी जो है हायर पेंशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और लास्ट डेट जो है पहले थी, लास्ट डेट वो थी 4 मार्च 2023, अब जो है ईपीएफओ ने उसको बढ़ाकर कर दिया है 3 मई 2023। आप जो है 3 मई 2023 तक आप जो है अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पर जो है आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। यहाँ पर मैं आपको जो है दोबारा से भी बता देता हूँ कि देखिए कौन लोग जो है इसके लिए एलिजिबल नहीं है। पहला तो वो लोग इसके लिए एलिजिबल नहीं है, वो लोग हायर पेंशन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते जो 1 सितंबर 2014 के बाद ईपीएफओ के सदस्य बने हैं। दूसरा, वो लोग जिन्होंने ज्वाइंट ऑप्शन का विकल्प नहीं चुना, ईपीएस की जो सीलिंग लिमिट थी
5,000 या फिर 6,500 रुपये उसी पर योगदान दे रहे थे, उससे ज़्यादा पर कंट्रीब्यूशन नहीं दे रहे थे, वो लोग भी जो है इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। अब ये आप कैसे पता कर सकते हो कि भाई ज्वाइंट ऑप्शन जो है आपने भरा था या फिर नहीं भरा था, आपने जो है 5,000 रुपये या फिर 6,500 रुपये जो सीलिंग लिमिट थी उससे ज़्यादा पर आपने जो है कंट्रीब्यूशन दिया था, तो वो आप ही जान सकते हो। आप अपने नियोक्ता, आपकी जो कंपनी है उससे आप पता कर सकते हो, वो आपको ही अच्छी तरह से पता होगा। तो ये लोग जो है अप्लाई नहीं कर सकते और मैंने जो है कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में दे दी, अच्छी तरह से समझा दी। इसके बावजूद भी अगर आपके मन में कोई डाउट रह गया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको जो भी कमेंट है उसका आंसर देने की। अब आप जो कैसे अप्लाई कर सकते हो, तो ईपीएफओ का ये जो यूएन मेंबर का पोर्टल है इसको ओपन करना है और यहाँ पर आपको जो है एक लिंक हाईलाइट होते हुए देखने को मिल जाएगा। सिंपल इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको जो है 2 ऑप्शन मिलेंगे, यहाँ पर कहीं पर भी आप क्लिक कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे। अगर आपके पास पीपीओ नंबर है, अगर आप पेंशनर्स हैं तो यहाँ से अप्लाई कर सकते हो। अगर आप पेंशनर्स नहीं है, आपके पास 12 डिजिट का यूएन नंबर है, तो आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हो। लास्ट डेट है वो है 3 मई 2023। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और मैंने जो है कंप्लीट जानकारी अच्छी तरह से कवर करने की कोशिश करी है। आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे आई होप। अगर नहीं हुए हैं तो दोबारा से ये वीडियो देख लेना और अगर आपके मन में कोई भी डाउट रह गया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपका जो भी कमेंट रहे उसका आंसर देने की। आज की वीडियो में इतना ही था। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते जल्द एक और नई जानकारी, एक और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।